हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निम्स यानी नीट नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। मैं हूं डॉक्टर प्रांकुश। और जैसा कि हमने अभी पिछला वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें हम लोगों ने नीट 2024 के फिजिक्स के 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो अब हम लोग बचे हुए 30 क्वेश्चन आज इस लेक्चर में रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, इफ अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट, देन देखिए अगर मोनोक्रोमैटिक सोर्स को रिप्लेस कर दिया गया, मोनोक्रोमैटिक मतलब एक वेवलेंथ की लाइट को अगर व्हाइट लाइट से रिप्लेस किया गया, तो आपको पता है कि व्हाइट लाइट कंस्टिट्यूएंट ऑफ 7 कलर्स, मतलब उसकी 7 अलग-अलग वेवलेंथ होगी, है ना। तो एक बार हम लोग रीड करते हैं ऑप्शंस। पहला, इंटरफेरेंस पैटर्न विल डिसअपीयर। देखिए ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा तो जरूर, भले ही आप व्हाइट लाइट यूज करो। आगे देखते हैं, देयर विल बी सेंटर डार्क फ्रिंज सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंज। नहीं, सेंट्रल डार्क तो नहीं होगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जैसा दिखता था हमेशा वैसा ही रहेगा। हाँ, उसके बाद के फ्रिंजेस में चेंजेस दिखेंगे। अगला क्या है, देयर विल बी सेंट्रल ब्राइट व्हाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस। बिल्कुल सही बात है, आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज दिखेगा और उसके बाद कलर्ड फ्रिंजेस दिखेंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि जो व्हाइट लाइट के कंस्टिट्यूएंट कलर हैं उनके अलग-अलग वेवलेंथ है, अलग-अलग वेवलेंथ है, तो जो बाद के ब्राइट फ्रिंजेस हैं उसमें आपको कुछ कलर्ड फ्रिंजेस देखने को मिलेंगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चौथा देखते हैं, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस विद इक्वल विड्थ। नहीं, ऑल ब्राइट तो नहीं होंगे। क्यों ऑल ब्राइट नहीं होंगे? क्योंकि वही तो व्हाइट लाइट है, तो अलग-अलग कलर होंगे, तो डिफरेंट कलर देखने को मिलेंगे। फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस, है ना, ब्राइट फ्रिंजेस ऑल देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपका शायद काइनेमैटिक्स से। क्या कह रहा है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय 2t-1। ठीक है, ऐसा यूनिट में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स 5 न्यूटन, देन द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज। पावर की आपको वैल्यू बतानी है, इंस्टेंटेनियस पावर की। ठीक है, आपको पता है कि P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू हो जाता है आपका V इनटू I। ठीक है, सॉरी, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। एक गलती हुई, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, फोर्स क्या है यहाँ पर, तो फोर्स आपको दिया गया 5 न्यूटन इनटू वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है तो वेलोसिटी आप ऐसे निकाल सकते हो ना, ds/dt से। ठीक है, ds/dt से डिस्प्लेसमेंट आपका कितना किया है, d इनटू 2t-1 अपॉन dt। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, 2t का डिफरेंशिएशन आ गया 2 और -1 का डिफरेंशिएशन 0, तो वेलोसिटी आ गई आपकी 2 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी की जगह आप रख दीजिए आप 2, तो आपकी पावर निकल के आ गई कितनी, पावर निकल के आ गई आपकी 10 वाट। 10 वाट पावर निकल के आ गई, जो कि दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में। 10 वाट इज द पावर। ऑलराइट, क्वेश्चन समझ आया आपको प्रॉपर्ली। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमने कंप्लीट किया। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर आपको बताना है। ठीक है, पहला क्या है, फॉर अ सोलर सेल, सोलर सेल की बात कर रहा है, द IV कैरेक्टरिस्टिक लाइज इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ अ गिवन ग्राफ। बिल्कुल, IV कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आता है आपका सोलर सेल भी। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। इन अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, अगर रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड है तो करंट मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर, बिल्कुल सही, माइक्रो एम्पियर में करंट आता है ड्यू टू मेजॉरिटी, मेजॉरिटी के कारण आता है माइनॉरिटी, ये आता है आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। माइनॉरिटी चार्ज के कारण जो ड्रिफ्ट करंट आता है वो होता है आपका रिवर्स बायस, है ना। तो आप कह सकते हो कि ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये स्टेटमेंट आपका सही है, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन भी प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 23 था ये नीट 2024 का। ठीक है, वैसे आपको ये बता दूं कि ये हम लोग जो सेट सॉल्व कर रहे हैं ये आपका Q6 सेट है। अगर आपका कोई और सेट है तो आप उस हिसाब से भी ये क्वेश्चंस मैच कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया है, टू बॉडीज A एंड B ऑफ सेम मास अंडरगो कंप्लीटली इनइलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन। कैसा कोलिजन है ये, इनइलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन। बॉडी A मूव विद वेलोसिटी v1 while बॉडी B at rest before collision, शुरुआत में रेस्ट में है। the velocity of system after collision is v2, सिस्टम की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v2 हो जाएगी, तो v1 अपॉन v2 का रेशियो आपको बताना है। ठीक है, चलिए एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए कि आपका मास A है, दूसरा ये आपका मास B है। ये दोनों जब आपस में कोलाइड करेंगे और इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, ये दोनों मास आपस में चिपक जाएंगे, मतलब अब ये क्या बन चुके होंगे, AB। इसकी वेलोसिटी आपकी बोली गई है v1 है, इसकी वेलोसिटी है आपकी रेस्ट, मतलब ये शुरुआत में रेस्ट में है और बाद में इस सिस्टम की वेलोसिटी होगी है v2। तो आपका क्या लगेगा, यहां पर आपका लगेगा मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम
कंजर्वेशन। क्या कहता है मोमेंटम कंजर्वेशन? वो कहता है, मान लीजिए कि मास दोनों का m है, आपको बोला गया यहाँ पर सेम मास बोला गया, मतलब इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, तो आप लिखोगे m इंटू v1 प्लस दूसरा तो रेस्ट में है तो इसके लिए m इंटू 0 करोगे, इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो इसका मास हो जाएगा 2m इंटू वेलोसिटी हो जाएगी v2। ठीक है, ये रेस्ट में है तो इसे आप तो पहले ही काट दीजिए, तो आप ये कह सकते हो कि m इंटू v1 इस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m इंटू v2। ठीक है, तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपका m और m कट जाएगा तो v1 अपॉन v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v1 अपॉन v2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2:1। v1 अपॉन v2 वैल्यू कितने निकल के आ जाएगी 2:1, जो कि दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, 2:1 आ रही है ना, v1 अपॉन v2 बिल्कुल 2:1 आ रही है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ये 2:1। ठीक है, चले आगे हम लोग, तो अगला क्वेश्चन, ठीक है 2:1 इज योर आंसर। चलते हैं अगला जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 25। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है a light ray enter through a right angled prism at point P with the angle of incidence 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस पर वो व्हाइट लाइट इंसिडेंस कर रही है। उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया है कि इट ट्रैवल अलोंग थ्रू द प्रिज्म पैरेलल टू इट्स बेस BC, वो बेस BC के पैरेलल चल रही है, एंड इमर्जेस अलोंग द फेस AC, और वो जो आपका फेस AC है वहां से इमर्ज कर रही है, मतलब इस फेस के अलोंग ऐसे इमर्ज करके निकल रही है। ठीक है, तो अगर वो ऐसे इमर्ज करके निकल रही है मतलब आप ये कह सकते हो ना कि ये आपका जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल है, IC है, बिल्कुल। तो हाँ, तो आप ये कह सकते हो कि ये क्रिटिकल एंगल है। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म आपको इस क्वेश्चन में निकालना है। एक बात बताइएगा पहले, अगर वो बेस के पैरेलल है, मतलब इधर से आने के बाद अगर वो बेस के पैरेलल है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो क्या कि ये जो क्या कहते हैं मिनिमम डेविएशन का केस है? नहीं, ये मिनिमम डेविएशन का जो केस होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए वैलिड होता है, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए मिनिमम डेविएशन का केस तो नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको एक चीज पता होगी कि एंगल ए जो होता है वो इस, ये मान लीजिए R1 है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, जस्ट वेट। हाँ, ये मान लीजिए आपका R1 है, ये आपका R2 है, क्या है ये R2 और ये A है। तो आपको ये बात तो पता होगी ना कि A इज इक्वल टू क्या होता है R1 प्लस R2, A इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका R1 प्लस R2 हो जाता है। और आपको ये चीज पता चल चुकी है कि जो R2 है आपका वो IC के बराबर है। अगर आपका R2 IC के बराबर है तो आप ये कह सकते हो कि A इज इक्वल टू A इज इक्वल टू R1 प्लस IC। ठीक है, तो आपकी R1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, R1 की वैल्यू निकल के आ गई A माइनस IC, A माइनस क्रिटिकल एंगल। इसमें कोई कंफ्यूजन? R1 की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी A माइनस IC, और A जो है आपका वो क्या है A आपको पता है कि ये राइट एंगल प्रिज्म है, तो R1 जो है वो निकल के आ जाएगा आपका 90 माइनस IC। R1 इस इक्वल टू क्या निकल के आ गया आपका 90 माइनस IC। ये क्या है, R1 की वैल्यू निकल के आई है इधर, है ना। अब आप स्नेल्स लॉ लगा दोगे। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin i, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin i। ये क्या कहता है स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब एक बात बताइएगा मुझे, μ1 की वैल्यू क्या है, तो आपको पता है कि एयर है तो उसके लिए तो वैल्यू 1 आ जाएगी। sin i मतलब sin r1 इज इक्वल टू μ2 की वैल्यू क्या है, तो μ2 आपको निकालनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। और sin r की वैल्यू क्या है, sin r आपको पता है कि वो है आपका वेट μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको 30 डिग्री पता है, थोड़ी सी हमसे यहाँ पर मिस्टेक हुई है, एक काम करते हैं हम लोग, जस्ट वेट। ओके, तो ये जो i है ये हमारा 30 डिग्री है, ये मुझे लिखना चाहिए था, मैंने गलती से कुछ और लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, म्यूमन जो है ये जो 30 डिग्री है इज इक्वल टू μ2 इनटू sin r की वैल्यू क्या निकालनी है आपको, तो sin r जो निकल के आया, देखिए इधर पर साइड पे जो r1 की वैल्यू आपने निकाली A माइनस IC, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो A माइनस IC, sin A माइनस IC। इसमें कोई कंफ्यूजन? देखिए आपको पता है कि इंसिडेंस एंगल 30 डिग्री था, और जो r है वो r की वैल्यू आप लोगों ने निकाली है A माइनस IC, और A जो है वो आपको 90 माइनस IC ये भी पता है। तो हम लोग एक बार क्या करते हैं, μ2 की वैल्यू निकालते हैं, तो μ2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी sin 30 डिग्री जो कि है आपकी 1/2 अपॉन sin A माइनस IC, मतलब sin 90 माइनस IC, sin 90 माइनस IC। आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में निकालनी है μ2 की वैल्यू। अब एक बात बताइए, sin 90 माइनस थीटा अगर आप निकलोगे तो ये cos थीटा हो जाएगा, तो sin 90 माइनस थीटा अगर cos थीटा हो जाता है तो आप ये कह सकते हो 1 अपॉन इस 2 को नीचे ला लेते हैं, तो 2 cos IC, 1 अपॉन 2 cos IC, μ2 इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन 2 cos IC। तो अब आप निकालने जाओगे cos IC, एक काम करते हैं हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे cos IC,
तो cos IC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos IC इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 μ2। μ2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में निकालनी है, तो cos IC इज इक्वल टू हो गया 1/2 μ2। ठीक है, एक काम करिए, इसे हम लोग cos स्क्वायर IC बना लेते हैं। तो क्या बन जाएगा ये cos स्क्वायर IC इज इक्वल टू हो गया 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और μ2 का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए cos स्क्वायर IC आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो आप लिख दो 1 माइनस sin स्क्वायर IC इज इक्वल टू 1/4 म्यू स्क्वायर, 1/4 म्यू स्क्वायर। 1 माइनस sin स्क्वायर IC इज इक्वल टू 1/4 म्यू स्क्वायर। और आपको पता है कि sin IC इज इक्वल टू क्या होता है, sin IC इज इक्वल टू होता है 1/μ। मैं आपको लिख देता हूं, देखिएगा आपको पता है कि sin IC इज इक्वल टू हो जाता है आपके पास 1/μ, तो जो sin IC का स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/μ स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसमें sin IC स्क्वायर की जगह 1/μ स्क्वायर रख देते हैं। तो चलिए लिखते हैं 1 माइनस 1/μ स्क्वायर, इसे μ2 कर लेते हैं, जब हम लोग शुरुआत से μ2 ही करते आ रहे हैं, इज इक्वल टू 1/4 μ2 स्क्वायर। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/4 म्यू स्क्वायर प्लस 1/μ स्क्वायर μ2 स्क्वायर, जो कि μ2 ही करते जाइए। तो एक काम करते हैं हम लोग 4 μ2 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। 4 to μ2 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमारे यहाँ पे आ गया 1 + 4, 1 + 4 आ गया है ना। तो 1 + 4 आ गया तो हम लोग इस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5/4 μ2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो μ2 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, μ2 स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 5/4। तो μ2 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, वो निकल के आ जाएगी आपकी √5/4, और √5/4 को आप लोग √5/2 कर सकते हैं। √5/2 देखते हैं किसी ऑप्शन में दिया गया है या नहीं, थोड़ी सी देखिए लंबी क्वेश्चन था ये, और बिल्कुल √5/2 दिया गया है आपके क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा आपको, थोड़ा लंबी क्वेश्चन था, टाइम भी कंज्यूम किया। बाय द वे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ग्राफ विच शो द वेरिएशन ऑफ 1/λ² एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी E where लैम्डा इज डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर अ पार्टिकल। ठीक है, तो आपको जो ग्राफ बनाना है इसमें y एक्सिस में 1/λ² और x एक्सिस में है आपकी एनर्जी। तो एक बात बताइए, एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है, एनर्जी और वेवलेंथ का एक रिलेशन जो हो जाता है वो निकल के आता है आपका hc/λ निकल के आता है। एक रिलेशन क्या आ जाता है, एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ, hc/λ। लेकिन ये रिलेशन लग नहीं रहा क्योंकि 1/λ² का निकला है एक रिलेशन, है ना। तो आपको पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है कि p² इज इक्वल टू √2mc होता है ना। तो आप जब क्या करोगे यहाँ पर कि ओके, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू h/p, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ये वाला इक्वेशन लगाते हैं ना, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, दिस विल बी द बेस्ट। देखिएगा आप ऐसा करिए, आपको पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाता है h/p, है ना। और पता है कि h/√2me भी से आप लिख सकते हो, h/√2mk या 2me हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इस रिलेशन के थ्रू हम लैम्डा स्क्वायर पा जाएंगे। कैसे मिलेगा, इसे कर दिया आप लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका h²/2me। अब निकल जाएगा आपका इक्वेशन, है ना। y इज इक्वल टू mx + c अगर आप इसे बनाना चाहते हो, mx + c हमें इसे बनाना है ना। तो एक काम करते हैं, एक उधर भेज दीजिए और लैम्डा को इधर हम लोग भेज लेते हैं, या फिर काम करते हैं इसका एक जस्ट अपोजिट लिख लीजिए। क्या हो जाएगा देखिए 1/λ² इज इक्वल टू 2m × e/x², ये अब x² है ना। अब एक काम करते हैं, चलिए हम लोग इसे y इज इक्वल टू mx + c के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका y, आप देख भी सकते हो ये y एक्सिस में है, e जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके x एक्सिस में, e किधर हो जाएगा x एक्सिस में। तो ये m का काम कर देगा ना, 2m/h² will act as m। तो देखिए आपको ये समझ में आया कि अगर ये आपका कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ रहा है, λ² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e, λ² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e, मतलब आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ आया आप सभी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया हमारा क्वांटिटीज व्हिच हैव सेम डायमेंशन एज दोस ऑफ सॉलिड एंगल। ठीक है, तो आपको पता है कि सॉलिड एंगल भी एक टाइप का एंगल है, और आपको पता है कि एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एंगल इज इक्वल टू हो जाता है आपका r/रेडियस, है ना। r/रेडियन लिख दिया मैंने, रेडियस हो जाता है। ठीक है, r/रेडियस। ठीक है, आपसे बोला गया कि उसकी डायमेंशन सेम डायमेंशन किसके थ्रू होगा। तो आपको पता है कि सॉलिड एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है,
सॉलिड एंगल अगर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो इसके हिसाब से स्ट्रेन और एंगल स्ट्रेस तो डायमेंशनलेस नहीं है, आर भी डायमेंशनलेस नहीं है, एक लेंथ है आर, एंगुलर स्पीड भी डायमेंशनलेस नहीं है, स्ट्रेस भी डायमेंशनलेस नहीं है। बिल्कुल पहला ऑप्शन ही बच रहा है। स्ट्रेन भी डायमेंशनलेस होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, एंगल भी डायमेंशनलेस होता है, जैसा मैंने आपको बताया आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन लेंथ, तो ये भी हो जाएगा आपका L0 T0। ठीक है। सिमिलरली हम लोग स्ट्रेन की भी बात करते हैं तो स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक एट अ ग्लास सरफेस एट ब्रूस्टर एंगल देन। ठीक है, क्या होता है देखिए, मान लीजिए कि आपका ये मैंने एक सरफेस बनाया, आपकी अनपोलराइज्ड लाइट आती है कुछ ऐसे, ये वो यहां पे इंसिडेंस करेगी, कुछ लाइट आपकी रिफ्लेक्ट करेगी और कुछ लाइट आपकी रिफ्रैक्ट करेगी। समझ रहे हो आप? एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ी अलग अलग तरह से बना देते हैं। और आपको पता है कि जो, ठीक है, ये मैंने ऐसे बना दिया, आपको पता है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड जो है वो किधर है, 90 डिग्री एंगल पर। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड, द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, both reflected and refracted light will be completely polarized and reflected light will be completely polarized but refracted light will be partially polarized। तो आपको ये बात बताई गई थी पहले से भी कि ये जो लाइट होती है ये आपकी होती है partially polarized, और ये जो होती है वो होती है completely polarized। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि आपके रिफ्लेक्टेड जो है वो है कंप्लीटली और जो आपकी रिफ्रैक्टेड है वो है पार्शियली, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये कब होता है, जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो ब्रूस्टर एंगल के बराबर हो, IB के बराबर हो, ऐसी कंडीशन तब देखने को मिलती है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड इज 2400 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम इनटू सेंटीमीटर क्यूब। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है। अगर लेंथ, ओके, द लेंथ ऑफ 400 ग्राम रॉड इज, ठीक है, तो आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है रॉड के लिए, अगर सेंटर से पास हो रही हो तो ये होता है आपका mL²/12। तो आपने किसकी निकालनी है, लेंथ की वैल्यू निकालनी है, तो L² क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा 12 × I/m। ठीक है, 12 × I/m। आगे सॉल्व करते हैं। 12 × I की वैल्यू कितनी दी गई हमें क्वेश्चन में, 2400 अपॉन m की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, m की वैल्यू है आपकी 400 ग्राम, मतलब अगर आप इसे केजी में कन्वर्ट करो तो 400 × 10⁻³ क्लियर है। एक काम करते हैं, चलिए इस 400 को आपको पता है 6 टाइम्स में चला जाएगा, तो 12 × 6 कितना हो जाएगा, 12 6 72, तो 72 × 10⁻³ 72 × 10⁻³। अच्छा एक चीज और, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में था ना, तो आपको यहाँ पे 1000 नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, थोड़ी सी हमसे गलती हुई, यहाँ पर हमें यहाँ पर 1000 नहीं चाहिए था, मतलब हम लोग यहाँ से 1000 को रख कर देंगे। यहाँ से भी काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 72 लिखना होगा, 1000 नहीं लिखना है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 72 आया है और 72 L² की वैल्यू है, तो अगर आपकी L² की वैल्यू 72 आ रही है तो L की वैल्यू कितनी आएगी, आपको पता है कि 8 8 64 होता है और 9 9 81, तो इन दोनों के बीच में आएगी, 8 और 9 के बीच में, और 8 और 9 के बीच में आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 8.5। तो आप L की वैल्यू लिख सकते हो कितना, 8.5 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, लेंथ आपकी रॉड की निकल के आएगी 8.5 सेंटीमीटर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 30। A thin flat circular disc of radius 4.5 cm is placed gently over the surface of water. If the surface tension of water is 0.7 Newton into meter square, then excess force required to take it away from the surface. ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है, इस सर्कुलर डिस्क को आपने वाटर की सरफेस पर रखा, मान लीजिए आपकी बीकर है, आपने सर्कुलर डिस्क को रखा, तो आपको पता है कि वाटर जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर ऐसा कर्व होगा, है ना, जो वाटर कर्व होगा इसका नीचे फोर्स लग रहा होगा, और इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ऊपर ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा। कोई कंफ्यूजन? जब ये इसे ऐसा रखा जाएगा तो एक कर्व्ड सरफेस बनेगी, और वो कर्व्ड सरफेस जो है उसके कारण यहाँ पर कुछ फोर्स लग रहा होगा। ऊपर जो फोर्स लगेगा N फोर्स, जिसे हम लोग एक्सेस फोर्स कहेंगे, और नीचे जो लगेगा वो लगेगा T × 2S, सरफेस टेंशन वाला फोर्स लगेगा, है ना। इसे N को हम लोग क्या कह सकते हैं, N को हम लोग F एक्सेस भी कह सकते हैं, मतलब ये जो नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा यही फोर्स, मतलब ये फोर्स अगर आप लगाओगे, हम लोग काम करते हैं इसे N को रख कर देते हैं, आप F एक्सेस ही है ना। ठीक है, तो देखिए इस पे नीचे फोर्स कितना लग रहा होगा, T × L,
या फिर इस t इंटू एल को आप क्या कह सकते हो, t इंटू टू पाई आर, t इंटू टू पाई आर, है ना। तो ये जो एफ एक्सेस होगा ये t इंटू टू पाई आर के बराबर होगा। एफ एक्सेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इंटू टू पाई आर। देन टेंशन की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 7 इंटू 10 टू द पावर -2 मतलब 7/100 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7, और रेडियस भी कुछ ना कुछ जरूर दी होगी, बिल्कुल रेडियस दी गई है 4.5 सेंटीमीटर। तो आप इसे क्या लिखोगे, 4.5 अपॉन ऑफ 100, 4.5 अपॉन ऑफ 100। कोई डाउट, ये 7 से आपका 7 कट जाएगा, 4.5 को हम लोग 9/2 भी कर सकते हैं। एक बार के लिए देखते हैं क्या हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर फोर्स निकालना है, एफ एक्सेस, है ना, व्हाट इज द एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड। तो आपको यहाँ पे एफ इज इक्वल टू, ठीक है, वैल्यूज हम लोग को लगातार पुट करते जाना है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ओके, सो 2 इंटू 22 मतलब ये हो जाएगा 44 इंटू 4.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4। 44 इंटू 4.5 पर हम लोग यहाँ पे करंट देखेगा तो 45 इंटू 44, चलिए हम लोग एक बार करते हैं। तो 5 4 20 का 0 कैरी आएगी, 4 4 16 और 2 18, और यहाँ पे फिर 180 आ जाएगा, है ना, 180 मतलब ये 0 आ गया, ये 8 आ गया, ये 9 आ गया, ये 1980 आ रहा है हमारे पास। तो मतलब 198 इंटू 10 टू द पावर -4। या फिर अगर हम लोग मिली न्यूटन निकाला है तो हमारा आ जाएगा ये 19। एक बार हम लोग देखिए नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं। हमारा एफ एक्सिस की वैल्यू कितनी आई है, एफ एक्सिस की वैल्यू निकल के आई 198 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, जिसे हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्सिस इज इक्वल टू 19.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 न्यूटन। या फिर मिली न्यूटन लिखना चाहे तो एफ एक्सिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 19.8 मिली न्यूटन। 19.8 मिली न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, 19.8 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, होपफुली कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका वो, ठीक है, बोल रहा है अ व्हील ऑफ बुलक, रोलिंग मोशन से है। वैसे तो कहा गया था कि रोलिंग मोशन सिलेबस में नहीं आएगा, पर ये टॉपिक जो है ये रोलिंग मोशन से ही है ना। थोड़े बहुत टॉपिक उससे रिलेटेबल आए हैं, डायरेक्टली रोलिंग मोशन से सवाल आपको देखने को नहीं मिला है। ठीक है, चलते हैं आगे। अ व्हील ऑफ बुलक कार्ट इज रोलिंग ऑन अ लेवल रोड एज शोन इन फिगर बिलो। If its linear speed is v, linear speed इसकी कितनी है v, in a direction shown, which one of the following option is correct? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? P and Q are any highest and lowest point on a v। ठीक है, P जो है आपका हाईएस्ट पॉइंट और ये है आपका लोवेस्ट पॉइंट। एक चीज आपको पता होगी कि जब ये v वेलोसिटी तो है हाईएस्ट पॉइंट के पास, अगर ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, तो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इसके हाईएस्ट पॉइंट पे आपकी v एक्सेस, v रोलिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, r ओमेगा, और वो लग रही होगी आगे, और वहीं q पॉइंट पर आपके पीछे लग रही होगी r ओमेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या निकल के आएगी, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट निकल के आएगी v प्लस r ओमेगा, और वहीं वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी v माइनस r ओमेगा। समझ आया? तो v प्लस r ओमेगा एट हाईएस्ट पॉइंट एंड v माइनस r ओमेगा एट लोवेस्ट पॉइंट। चलिए देखते हैं ऑप्शन। द पॉइंट p मूव स्लोवर देन q, पॉइंट p इससे नहीं, देखिए स्लोवर तो नहीं, तेज ही चल रहा है। अगर आप देखोगे तो ये तो फास्ट ही चल रहा है ना, ये फास्ट है ये स्लो है, मतलब ये फास्ट लग रहा है ये स्लो लग रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। आगे देखते हैं, पॉइंट p मूव फास्टर देन q, ये तो ठीक लग रहा है, पॉइंट p मूव फास्टर देन q। बोथ पॉइंट p एंड q मूव विद इक्वल स्पीड, नहीं ये भी गलत है। और अगला पॉइंट p हैज जीरो स्पीड, ये भी गलत है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब पॉइंट p जो है उसकी स्पीड q से ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, रोलिंग मोशन से ये आपका क्वेश्चन था। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। द मास ऑफ प्लैनेट इज 1/10 ऑफ द मास ऑफ अर्थ एंड इट्स डायमीटर इज हाफ ऑफ द अर्थ, है ना। आपने एक प्लैनेट लिया जिसका मास अर्थ के 10 गुना कम है और वहीं उसका डायमीटर अर्थ के हाफ है। ठीक है, सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट इज, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको g का फार्मूला तो याद ही होगा, g इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका gm/r²। ठीक है, तो आप एक काम करो, g डैश की वैल्यू निकालो। g डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, m की वैल्यू हो जाएगी आपकी m/10 अपॉन r² की वैल्यू क्या हो जाएगी, r/2 का स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग इसे थोड़ी और कुछ और तरीके से बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप g m को कॉमन लीजिए, नीचे r² को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 चला जाएगा ऊपर, और वहीं ये जो 10 है ये आ जाएगा नीचे। तो 4/10 यहाँ पे gm/r² क्या है, वो है g ऑफ अर्थ। तो g डैश इज इक्वल टू g ऑफ अर्थ इनटू 4/10। या फिर अगर हम लोग ऑप्शन के हिसाब से देखें हैं, ओके, g अर्थ की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, चलिए रख देते हैं वो वैल्यू आपकी 9.8 आ जाएगी, फिर आप इसे करीब करीब 10 रख सकते हो। तो 10 × 4/10 तो साफ साफ 4 वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी।
देखिए 4 के करीब आपका ऑप्शन कौन सा है, 4 के करीब आपका 4.9 नहीं 3.92। देखिए हम लोग अगर 9.8 रखते तो वो इससे थोड़ी कम वैल्यू आती, तो 3.92 विल बी योर आंसर। ठीक है, समझ आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन निकल के आया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन अ फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी इज। ठीक है, देखिए आपका मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए आप क्या करते हो, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आपको पता है कि A अपॉन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अपॉन D। और अगर A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D आता है तो आपका ये सर्किट कैंसिल हो जाता है ना। अगर ये सर्किट कैंसिल हो गया तो आपको इनका निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप ऊपर वाले को करोगे तो R अप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4, 2 + 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4। सिमिलरली R अगर आप नीचे वाले का करोगे तो वो भी आ जाएगा 2 + 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। और अब आप इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालोगे R पैरेलल, तो वो निकल के आ जाएगा, आपको पता है कि R इक्विवेलेंट टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो ओवरऑल 2 माइक्रोफैरेड ही निकल के आ जाएगा, वो 2 माइक्रोफैरेड। ओह ये तो वो वैसे एक कैपेसिटर था, बाय द वे ठीक है, बात एक ही है, सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो आपका 2 माइक्रोफैरेड यहां पर आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, वैसे सीरीज और पैरेलल का थोड़ी सी यहां पर डिफरेंस एक निकल के आता है, पर ठीक है कोई बात नहीं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन निकल के आया, अच्छा इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन निकल के आया है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया है अ थिन स्फेरिकल सेल इज चार्ज्ड बाय सम सोर्स, इसे किसी सोर्स के द्वारा चार्ज किया गया। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट C एंड P शोन इन फिगर इज। देखिए C है आपका सेंटर और P है आपका क्या, सरफेस, और आपकी बात की जा रही है पोटेंशियल डिफरेंस की। एक बात बताइए, अगर ये स्फेरिकल सेल है मतलब हॉलो स्फीयर है, और हॉलो स्फीयर के लिए सेंटर पे और सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। अगर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकल के आएगा, भाई अगर सेम है तो डिफरेंस तो 0 आएगा ना, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 डायरेक्टली तो करेक्ट हो गया। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसके साथ हम लोग सेक्शन ए सारा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आपको कमेंट में बताना जरूर है कि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट तो नहीं रह गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये होगा हमारा पहला क्वेश्चन सेक्शन बी का। ठीक है, क्या कह रहा है, हम इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चन प्रॉपर्ली विजिबल हो। ये सेक्शन बी हमारा चालू हो चुका है, और क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी इज शोन बिलो। तो यहाँ पे बाई एक्सिस वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस में आपका क्या है, यहाँ पर टाइम है, तो एक्सेलरेशन टाइम है। एक बात बताइए, अगर यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है लेकिन कॉन्स्टेंटली, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होगा। ऐसा दिख रहा है आपके ऑप्शन नंबर 3 में, देख लेते हैं, और तो किसी में नहीं दिख रहा है। आगे अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट की इंक्रीज हो रही थी तो एक्सेलरेशन जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा, और अब वेलोसिटी कांस्टेंट की डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा लेकिन नेगेटिव एक्सिस में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आपको इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जस्ट वेट अ सेकंड, एक बार माइक चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सब कुछ प्रॉपर है यहाँ पर, क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली विजिबल है। If mass of bob in a simple pendulum is increased to thrice of its original mass and its length is met to half of its original length, the new time period of oscillation is x/2 time of its original time period, then value of x आपको इस क्वेश्चन में निकालनी है ना। तो एक बात बताइए, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फार्मूला निकल के आता है, वो निकल के आता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/g। मतलब यहाँ पर जो मास ऑफ बॉब है उसका कोई रोल ही नहीं बचा, जो भी रोल है उसकी लेंथ का है, और लेंथ को क्या बोला गया कि लेंथ को किया गया है आपको हाफ। तो t डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, t डैश की वैल्यू निकल के 2 पाई अंडर रूट ऑफ L की वैल्यू क्या है, L/2 अपॉन g, L/2 अपॉन g है ना। तो इसे हम लोग अगर ऐसा अलग करें तो L/2 को हम लोग अलग कर लें तो t डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L/g, और यहाँ पे 1/√2 से भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप ये कह सकते हो ना कि जो t डैश है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, t डैश की जो वैल्यू है वो है t/√2 के बराबर, और t/√2 के बराबर, और आपको पता है कि वो बोला गया कि x/2 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल टाइम, मतलब आप इसे ये लिख सकते हो x/2 इनटू ओरिजिनल टाइम इज इक्वल्स टू t/√2 लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा आपका यहाँ पर ये t से ये t तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी
x की वैल्यू निकल के आएगी 2/√2, जिसे आप √2 भी कह सकते हैं। ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया है? ये दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा होगा, पर इतना डिफिकल्ट ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलें आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो है कैपेसिटेंस से। क्या कह रहा है देखिए, a 10 microfarad capacitor is connected to 210 volt 50 hertz source as shown in figure, then peak current आपको इस क्वेश्चन में निकालना है IRMS। क्या निकालना है आपको इस क्वेश्चन में? IRMS की वैल्यू निकालनी है। तो आपको एक चीज तो पता होगी कि IRMS इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आपको पता है कि V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। यहाँ पे कैपेसिटेंस है तो V इज अपॉन XC कर सकते हो आप, है ना। अब यहाँ पे IRMS रखना है हमें, यहाँ पे दोनों जगह क्या रखना पड़ेगा, IRMS रख देते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, IRMS, सॉरी, ये हो जाएगा IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन XC। एक बात बताइए, VRMS क्या होता है? VRMS ठीक है, और आपको क्वेश्चन क्या, सॉरी एक चीज है, हमें यहाँ पे पीक करंट निकालना है। ठीक है, ये फार्मूला बिल्कुल सही है, हम लोग यहाँ पे इसे लिख देते हैं, नीचे वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। हमारा I पीक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I पीक इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा आपका V पीक अपॉन XC। और V पीक की वैल्यू क्या होगी, V पीक आपको पता है कि VRMS इनटू √2, VRMS इनटू √2 हो जाता है V पीक अपॉन XC। XC की वैल्यू हो जाती है आपकी 1 अपॉन ओमेगा C। तो देखिए VRMS की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई है, VRMS की वैल्यू दी गई है 210